Hi everyone, a very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel that is Venus Law Classes. So guys, इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में मैं आज फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ सेक्शन नंबर 40 से 43 इंडियन एविडेंस एक्ट पे। सो सेक्शन नंबर 40 से 43 बात करता है रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स। सो सपोज यहाँ पर केस नंबर 1 है, इसमें कोई जजमेंट आ गया। Suppose there is a judgment in case number 1 and subsequently case number 2 it is being filed and it is being tried. तो suppose इसकी proceedings चल रही हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन उठता है कि ये जजमेंट जो केस नंबर 1 में ऑलरेडी आ चुकी है, इसकी क्या रेलेवेंसी होगी केस नंबर 2 में। सो ये हमारा क्वेश्चन है, और अगर रेलेवेंट होगी भी तो इसका क्या एक्सटेंट रहेगा, जो कि हमें पता चलेगा आफ्टर रीडिंग एक्सटेंसिवली सेक्शन नंबर 40 to 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो गाइज आई होप आपको बैकग्राउंडर समझ आया होगा। इसी के साथ एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी। अगर आपको पता होगा कि कुछ केसेस में हम साइमल्टेनियसली प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं अंडर द सिविल लॉ एज वेल एज क्रिमिनल लॉ। तो सपोज करो कि एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस करता है प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर डैमेजेस। आपने डैमेजेस के लिए केस किया, तो सिविल कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि डैमेजेस टू बी गिवन, डैमेजेस अवार्ड कर दिए और बोला गया कि डिफेंडेंट को डैमेजेस देना है प्लेंटिफ को डैमेजेस मिलने चाहिए। तो सपोज करो कि यहाँ पर ये जो प्लेंटिफ विक्टिम है, अगेन ही फाइल्स अ क्रिमिनल केस, उन्होंने क्रिमिनल केस कर दिया अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो क्या ये जो वर्डिक्ट आया था सिविल कोर्ट में कि डैमेजेस टू बी गिवन, बिकॉज अगर आप देखो तो कॉज ऑफ एक्शन तो सेम ही होगा, कॉज तो सेम ही है, दोनों में फैक्ट सेम है। हमने क्या डिसाइड किया होगा यहाँ पर भी कि क्या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट था, लेकिन जब क्रिमिनल केस हुआ तो भी क्वेश्चन यही है कि वेदर देयर वाज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और नॉट। तो क्या ये जो सिविल कोर्ट का जजमेंट है हम इसको रेलेवेंट मान सकते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ क्रिमिनल केस। तो ये एक अलग क्वेश्चन है, और अगर हम रेलेवेंसी कंसिडर कर भी सकते हैं सो अप टू व्हाट एक्सटेंट वो हमें जानना होगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 40 से आफ्टर दिस बैकग्राउंडर। So firstly my request is please take down the citation of the cases. These cases I have relied upon to make this presentation. So KG Prem Shankar versus Inspector of Police and Surendra Kumar versus Gyan Chand. These two cases they are going to be very relevant. बाकी का आपका मर्जी है, आप याद करना चाहो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो that is your call. लेकिन अगर आपको सपोज करो सेक्शन नंबर 40 से 43 के बारे में लिखना है, so this is my recommendation कि you can mention these two cases of Honorable Supreme Court. So start करते हैं सेक्शन नंबर 40 से। It talks about the existence of any judgment, order or decree which by law prevents any other court from taking cognizance of a suit or holding a trial. It is a relevant fact. तो सपोज करो कि एक ऑलरेडी केस था, उसमें एक जजमेंट ऑर्डर या डिक्री आया, इट इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अब सपोज करो कि सब्सिक्वेंटली अगेन द केस इज फाइल्ड, केस नंबर 2 अब आपका फाइल हो गया, तो सेक्शन नंबर 40 कहता है कि जो पहले वाला जजमेंट ऑर्डर डिक्री होगा ये रेलेवेंट होगा। आप इसको एज एन एविडेंस दे सकते हो किसके ट्रायल में, सब्सिक्वेंट केस के ट्रायल में। किस बातों पे कि कोर्ट कॉग्निजेंस ना ले या फिर कोर्ट ट्रायल होल्ड ना करे। सो ये बार कर देगा कॉग्निजेंस और ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट। तो यानी कि क्या प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 40? आंसर विल बी यस। और किस बात पे रेलेवेंट है कि इट विल बी बारिंग द सब्सिक्वेंट सूट और द ट्रायल। सो ये यहाँ तक आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको इसको रिलेट करना है सेक्शन नंबर 11 दैट इज टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कि अगर पार्टीज अगर सेम है और अगर मैटर इन इशू आपका सेम होता है तो वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं।
सो अगर रेस जुडिकाटा आपको पता होगा सेक्शन नंबर 11 में, इट बार्स द सब्सिक्वेंट सूट, बट हमें प्रूव भी तो करना होगा कि यस देयर इज अ जजमेंट, एंड दैट इज हाउ द जजमेंट इज becoming very relevant so that we can apply section number 11 of CPC. Then अगर हम क्रिमिनल केस पर आते हैं, so it is autrefois convict and autrefois acquit. You may refer to section number 300 of CRPC, जो कि बात करता है कि अगर सेम एक्यूज्ड पहले के ट्रायल में या तो कन्विक्ट हुआ या फिर एक्विट हुआ, तो वो कन्विक्शन और वो एक्विटल रेलेवेंट हो जाएगा उस जजमेंट का for when we subsequently try the accused. तो subsequent trial नहीं हो पाएगा, an accused cannot be tried again. Section number 300 का पॉलिसी ये कहता है, so आप इसको रिलाई कर सकते हो, आप इसको इंटर रिलेट कर सकते हो सेक्शन नंबर 300 से भी. But now I am coming to a very different question or the important one. अगर सपोज करो कि जैसे मैंने अभी क्वेश्चन रिलेट आपके सामने रेज किया था कि एक सिविल हो एक क्रिमिनल, सो द आंसर इज गिवन इन दीज जजमेंट्स. तो पर से अगर मैं जनरली बात करूं, तो अगर आपका सिविल कोर्ट का जजमेंट होता भी है तो ये रेलेवेंट नहीं होता फॉर द पर्पसेस ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्योंकि साइमल्टेनियसली प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हो, दैट इज गिवन इन द लॉ, ये चीज हो सकती है. So the judgment of a civil court or maybe a criminal court, it does not operate as res judicata to prevent a civil court from determining such questions for the purposes of the suit. This is the citation of the case that you may rely upon. Furthermore, अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ, a judgment of a civil court other than in rem, when they are writing in rem, we have to refer to section number 41, जो कि आगे की स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि 41 भी किसके बारे में बात करता है. Cannot finally decide a matter subsequently dealt with in a criminal court, even though the facts of the case are same. तो आप ये कुछ केसेस पे रिलाई अपॉन कर सकते हो. मूविंग फर्दर, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज करो कि एक ही ट्रांजैक्शन में दो एक्यूज्ड ने कोई क्राइम कर दिया, तो अगर सपोज करो कि हमने उसका ट्रायल सेपरेट किया, तो एक एक्यूज का अगर एक्विटल मिला, अगर उसको कन्विक्ट कर दिया गया, क्या वो रेलेवेंट होगा फॉर द पर्पसेस ऑफ द ट्रायल ऑफ द अनदर एक्यूज्ड? आंसर इज नो, वो इररेलेवेंट रहेगा फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 40. इसी के साथ अगर हम इसको, आप ना इसके पॉइंट्स लिख सकते हो, यू मे प्लीज रेफर टू पॉइंट्स ऑफ दिस केस. ये काफी इंपॉर्टेंट केस है टू साइट अबाउट 40 to 43. तो ये कहता है कि सिविल सूट्स में अगर पार्टी सेम होंगी तो वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा. क्रिमिनल केसेस में वी कैन अप्लाई सेक्शन नंबर 300. बट अगर एक तरफ क्रिमिनल केस है और एक तरफ सिविल प्रोसीडिंग्स हैं और कॉज ऑफ एक्शन सेम कॉज पर है, तो भी जजमेंट ऑफ द सिविल कोर्ट उतना ही रेलेवेंट होगा एज परमिटेड बाय सेक्शन नंबर 40 to 43. But it cannot be said that the same would be conclusive. ऐसा नहीं कह सकते कि पहले का अगर सपोज सिविल कोर्ट का जजमेंट है वो बाइंडिंग हो जाएगा क्रिमिनल कोर्ट्स पे. आंसर इज नो, इवन दो देयर कॉज इज सेम, स्टिल इट कैन नॉट बी हेल्ड बाइंडिंग एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 41. अभी के लिए आप पढ़ सकते हो, बट हम इसको डिस्कस करेंगे. जजमेंट इन रेम इज कंक्लूसिव एज टू बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल. सो आप इसको भी स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो कि these are the points that are held in this particular case. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन था. उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये बोलें कि अगर ऐसा करने से, अगर हम रेस जुडिकाटा या 300 नहीं लगा रहे हैं सिविल और क्रिमिनल पे, तो इससे क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट्स नहीं होगा? तो कोर्ट ने कहा कि वो हमारे लिए रेलेवेंट कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि लॉ रिफ्रेन ही नहीं करता और कोर्ट कहीं पे लॉ ये कहता ही नहीं है कि एक कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग होगा ऑन दी अनदर. तो यहाँ पे ये चीज बोली गई MS शेरिफ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में. देन रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस? अगर मैं आपको ब्रॉडली बताऊं तो देखो क्या होता है, सिविल केस में पार्टीज कैसी होती हैं, इंडिविजुअल्स दोनों तरफ. बट क्रिमिनल में क्या होता है, ऑन वन साइड इट इज स्टेट और अदर साइड, अगर FIR केस की मैं बात करूं, और दूसरी साइड पे एक्यूज होगा, तो पार्टीज आर डिफरेंट. फिर अगर मैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात करूं तो सिविल में इट इज प्रीपोंडरेंस
ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अगर हम क्रिमिनल में बात करें स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की, तो इट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ अलग है, पार्टीज अलग है। मोर ओवर, अगर हम इस डॉक्ट्रिन को लगाएंगे तो वैसे तो सिविल कोर्ट्स क्राइम रिलेटेड मैटर्स का कॉग्निजेंस लेने की हकदार नहीं है, बट अगर मैं बोल दूं कि हाँ बार हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर सेक्शन 40 लगा देंगे पर से, तो उससे क्या होगा कि सिविल कोर्ट भी जुडिशियल कॉग्निजेंस ले पाएंगी उन केसेस की जिसके पास वैसे उनके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। सो दैट इज वाई आप इसके रीजंस भी नोट डाउन कर सकते हो। Then we are coming to section number 41. 41 पार्ट, पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 41 इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कोर्ट्स, कि सारी ऑर्डिनरी कोर्ट्स पे हम इसको नहीं लगा सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पेसिफिक कोर्ट्स, जैसे प्रोबेट पे लगाएंगे हम, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी एंड इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन, सब पे नहीं होगा इसका एप्लीकेशन। तो अगर इनमें से, इन चारों में से कोई भी कोर्ट कोई स्टेटस डिक्लेयर कर दे, सपोज करो कि आपके पास स्टेटस नहीं था बट कॉन्फर कर दिया गया कि ओके एच इज द हस्बैंड ऑफ द दिस लेडी, तो दैट इज अ स्टेटस दैट इज बीइंग कन्फर्ड अपॉन एच। या फिर आपने स्टेटस टेक अवे कर दिया, हमने कहा दिस इज द केस ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज एंड एच एंड डब्ल्यू दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, तो जो लीगली वेडिड का स्टेटस था वो नहीं है अब। या तो कुछ चीज डिक्लेयर कर दी जाए, कॉन्फर कर दी जाए, या फिर स्टेटस था टेक अवे कर लिया जाए, या फिर हमने कहा कि दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग टू द दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो हमने ये बोल दिया कि ये स्पेसिफिक थिंग, ये बंदा इसको मतलब ये बंदे की ये प्रॉपर्टी होगी। तो अगर हम ऐसा कोई स्टेटस कॉन्फर, डिक्लेयर या फिर टेक अवे करते हैं, and not as against any specified person but absolutely, यहाँ से हमें पता चलता है सेक्शन नंबर 41 it is talking about judgments in rem, right in rem सुना होगा आपने। सो ये बात करता है judgments in rem के बारे में। judgments in rem का मतलब होता है judgment against the whole world, judgment against the होल वर्ड, कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जजमेंट का ये है तो इसका जो इफेक्ट होगा इट विल बी अगेंस्ट होल वर्ड, द एंटायर वर्ड, नॉट बिटवीन द पार्टीज इंटर से। तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा जजमेंट एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, इट विल बिकम रेलेवेंट। इसी का सेकंड पार्ट कहता है कि वो जजमेंट रेलेवेंट तो है ही है बट वो कंक्लूसिव प्रूफ भी है कि विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेटस, with respect to that entitlement, this fact, ये जो जजमेंट में जो ये चीज हमने स्टेटस और एंटाइटलमेंट दिया, इट इज द कंक्लूसिव प्रूफ। अब चाहे सिविल केस हो दोबारा सब्सिक्वेंट, चाहे वो क्रिमिनल केस हो जाए सब्सिक्वेंटली, लेकिन परटेनिंग टू दिस स्टेटस वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है जिसको हम रिबट नहीं कर सकते हैं। सबको पता है अंडर सेक्शन नंबर 4 इट इज स्टेटेड दैट कंक्लूसिव प्रूफ्स दे कैन नॉट बी रिबटेड, उसका रिबटल इज नॉट पॉसिबल। ये आपके सेल्फ रीडिंग के लिए आप पूरा सेक्शन पढ़ सकते हो कि कब से ये जो स्टेटस है ये अक्रू होगा। सो मूविंग फर्दर, यहाँ से आप इस स्लाइड से टेक डाउन कर सकते हैं नोट्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जजमेंट इन रेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जजमेंट इन पर्सोनम। सो सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला कि ये रेलेवेंट बनाता है ऐसी जजमेंट्स को, दूसरा इट डिक्लेयर्स दैट इट इज द कंक्लूसिव प्रूफ। दूसरा what is the meaning of judgment in rem and what is the meaning of judgment in personam, it is given here। जैसे जजमेंट इन पर्सोनम क्या होगा, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम कह रहे हैं कि ओके डैमेजेस आर टू बी पेड, तो डैमेजेस कौन ले सकता है, ओनली द बी, बिकॉज ही इज हैविंग द राइट यहाँ पर इन पर्सोनम वाले में। सो दैट इज द मैटर हियर। Now we'll be understanding the meaning of the words that are being used। जो jurisdiction confer किए हैं courts पे, तो हम समझेंगे कि courts किन matters से relate करती है। So probate क्या होता है, suppose करो एक will बनाई, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें probate court जाना पड़ता है, उसमें ये जाना जाता है कि क्या ये will genuine है, क्या ये will
जेन्युइन है या नहीं। दूसरा है कि क्या एग्जीक्यूटर्स जो है विल के, क्या उनके पास टाइटल है, वैलिड टाइटल है या नहीं। तो वंस इट इज बीइंग डिसाइडेड, तो कोर्ट्स क्या करती है, नोटिस इशू करती है कि हुएवर इज हैविंग एनी ऑब्जेक्शंस तो वो रेज कर सकते हैं। बट सपोज अल्टीमेटली कोर्ट कह रही है कि ओके ही इज द ओनर, एज पर द विल ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और ये पार्ट हो गया कि ये जेन्युइन विल है, ये एग्जीक्यूटर है, तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ बन जाएगा कि ओके दिस इज द फैक्ट नाउ। अब उस जजमेंट को आप यूज कर सकते हो एज अ कंक्लूसिव प्रूफ विद रिस्पेक्ट टू दैट। ये इंडियन सक्सेशन एक्ट में आपको प्रोविजंस भी दे रखे हैं जिसमें लेजिस्लेचर का इंटेंशन है कि हम इसको कंक्लूसिव बना रहे हैं, और इस्टेब्लिश करने के लिए विल ये प्रोविजंस कुछ इंडियन सक्सेशन एक्ट में दिए गए हैं। अगर हम मैट्रिमनी की बात करें तो अगर डाइवोर्स, नलिटी ऑफ मैरिज, ये सब क्या होता है, इससे आपका स्टेटस पता चलता है पार्टीज का कि वेदर एच इज द हस्बैंड और नॉट, क्या मैरिज नल एंड वॉइड है, तो इससे स्टेटस पता चलता है। सो इट इज कंक्लूसिव अपॉन ऑल पर्सन्स दैट द पार्टीज हैव बीन डाइवोर्स्ड and they are no longer husband and wife. Admiralty jurisdiction क्या होता है, it is related to ship merchants etc. जैसे ships से रिलेटेड मैं बोलूँ तो अब क्या होता है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि हम मॉर्गेजेस से डील करते हैं। जब हम मॉर्गेज करते हैं कहीं कहीं पर ऐसे रूल्स होते हैं कि यहाँ पर अगर आप मनी नहीं पे कर पाए तो आप कहाँ पर जाओगे, आपका जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी अगेंस्ट द वेसल, वेसल के अगेंस्ट होगा। तो अगर सपोज करो कि ये चीज हो जाए कि यहाँ पर अगर हम फोरक्लोजर करा लें तो दैट इज द कंक्लूसिव प्रूफ, क्योंकि वो एडमिरलिटी कोर्ट ने दिया है, इट इज नॉट अ नॉर्मल कोर्ट। जैसे अगर हमें किसी रिकवरी करनी है लोन की तो हम जाते हैं DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, बट अगर सपोज करो कि हम एडमिरलिटी कोर्ट में एज पर द प्रोविजंस ऑफ दैट वेरी लो जा रहे हैं तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। बट DRT का क्या कंक्लूसिव प्रूफ होगा, माय आंसर टू दिस इज नो। Then insolvency, which declares the financial status of a party, state of being financially distressed। तो अगर सपोज करो कि ये क्रेडिटर ने इस डेटर पे किया केस और यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ही इज इंसॉल्वेंट, तो क्रेडिटर 2 के लिए भी ही इज इंसॉल्वेंट ओनली। सो आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज बोला गया कि आप ऐसे प्रोसीडिंग्स में अगर हम कह रहे हैं ना कि 41 इज कंक्लूसिव, तो दूसरी पार्टी प्लस इट इज जजमेंट इन रेम, तो अब क्या होगा अगर सपोज करो somebody else he wants to challenge the judgment that is being given by the probate court, तो ये objections unsustainable होंगे कि आप उसमें पार्टी नहीं थे, बिकॉज यहाँ पे बीइंग अ पार्टी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे वो चीज रिक्वायर्ड ही नहीं है। सो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ 41। इट इज कंक्लूसिव विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटस ऑफ द पार्टीज और विद रिस्पेक्ट टू द एंटाइटलमेंट टू अ पर्टिकुलर थिंग। नाउ सेक्शन नंबर 42 भी रेलेवेंसी की बात करता है, इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स की बात करता है, पर अदर देन दोज which are referred under 41। अब 41 को आप हटा दो, लेकिन 42 में एक बहुत एसेंशियल है कि वो जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री रेलेवेंसी पाएगी तो, बट कब होगी वो रेलेवेंट। सो द क्वेश्चन इज व्हेन इट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट, व्हेन द previous judgment it is related to matters of a public nature। अगर वो private nature के हैं तो हम नहीं बोल सकते कि that are having relevancy for the purposes of section number 42। Answer is no। तो judgment, order or decrees other than those mentioned under 41 are relevant if they relate to matters of a public nature relevant to the inquiry, but वो conclusive proof नहीं होते, they are not going to be the binding or the conclusive proof with respect to the matters which they state। अब क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम इस illustration को रेफर करें, ए ने सूट करा बी के अगेंस्ट कि ट्रेसपास का केस है, यानी कि ए कह रहा होगा द लैंड इज हैविंग इन माय पोजेशन, मेरा लैंड है, और बी ने ट्रेसपास कर दिया। बी कहता है कि ए का लैंड है ही नहीं, देयर इज अ राइट टू पब्लिक वे, ये तो पब्लिक राइट टू वे है, तो ओवर द लैंड। अब ए इसको डिनाई कर रहा है बिकॉज ए कह रहा है कि इट इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी और बी कह रहा है कि यहाँ पे पब्लिक राइट टू वे है, यू कैन नॉट स्टॉप मी। तो फिर क्या हुआ कि डिफेंडेंट के फेवर में डिक्री आ गई। सो नाउ द मैटर इट इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ बी।
तो ये क्या हुआ, अब ये डिक्री आ गई। अब क्वेश्चन हुआ कि इस डिक्री का क्या रेलेवेंसी होगा भाई या नहीं होगा। दैट इज द केस इन अ सूट बाय ए अगेंस्ट सी। अब क्या हुआ, सी फिर वही सी यूज कर रहा है उस लैंड को, ए ने फिर सी के अगेंस्ट सूट कर दिया। अब क्या कह रहा है, सी अलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम राइट ऑफ वे। तो क्या ये रेलेवेंट होगा, क्योंकि ये पब्लिक राइट ऑफ वे था, तो पहले वाली जजमेंट इट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट for the purposes of this, but it is not conclusive proof that the right to way exists। अगर आप सपोज ये डिग्री आ गई थी, बट अगर आप इस चीज को रिवर्ट करना चाहो कि नो इट इज नॉट अ पब्लिक राइट टू वे, ये रेलेवेंट तो है, मैं ये नहीं कह रही कि ये रेलेवेंट नहीं है, इट इज रेलेवेंट, बट अगर आप सपोज करो विद द हेल्प ऑफ एनी अदर एविडेंस आप प्रूव करना चाहो कि नहीं है, so that is not a conclusive proof। आप इसको कर सकते हो with the help of another evidence, आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं। सो इसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं which you may write in your copies if you want। तो सेक्शन नंबर 42 it is not limited to parties inter se। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ parties to the suit पे अप्लाई होता है, no, it is relevant for the strangers also, but the matter should be pertaining to public nature, otherwise not। ठीक है, सो वैसे जनरल रूल यही होता है कि एक जजमेंट डिग्री एक्सेट्रा में एक केस में पार्टीज ही इफेक्ट होंगी, बट हम यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉट ओनली द पार्टीज इवन द स्ट्रेंजर्स इफ देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक नेचर राइट, तो वो हो सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें देयर इज वन एग्जांपल आल्सो, एग्जिस्टेंस ऑफ अ कस्टम ऑफ सक्सेशन इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट इज अ पब्लिक, ये केसेस में हेल्ड हुआ है, सो दैट इज ऑफ पब्लिक नेचर। ठीक है, सो आप इस केस को भी रेफर कर सकते हैं। सो देयर इज नो नीड टू रीआइटरेट, यू कैन जस्ट रीड डाउन द केस। आप इस केस के जो फैक्ट्स हैं रीड डाउन कर सकते हो। तो कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर क्लेम आ जाए यहाँ पर कि कोई और पर्सन अपॉइंट हुआ है और बट प्रॉपर्टी में, और कोई पर्सन अपॉइंट हुआ था, प्रीवी काउंसिल ने हेल्ड कर दिया था, फिर अगेन द मैटर वाज रीआइटरेटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि ये रेस जुडिकाटा तो नहीं होगा, बट हो सकता है मतलब इट इज नॉट हैविंग द इफेक्ट्स ऑफ रेस जुडिकाटा and it was not binding on the appellant in the present case, but it was relevant under section 42 because the matter was pertaining to public nature। So now section number 43, we come to section number 43। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया because the topic demands that, थोड़ा ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम बहुत इसको ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएं। So section number 43 बात करता है कि 40 से 42 तक कोई जजमेंट रेलेवेंट नहीं है, बट वो 43 में रेलेवेंसी पे आ जाएगी। कैसे, अगर सपोज करो कि ये केस नंबर 1 में कोई जजमेंट आया था, नाउ देयर इज केस नंबर 2। अगर केस नंबर 2 में इसी जजमेंट से रिलेटेड कोई या तो रेलेवेंट फैक्ट रेज हो जाता है या फिर फैक्ट इन इशू, then in that case this judgment it will become relevant, but per se it is not relevant। कैसे, unless the existence of such judgment order or decree is a fact in issue or is relevant under some other provision of this act। तो ये जो जजमेंट का एग्जिस्टेंस है, जो भी इसमें कहा गया, वो इंडियन एविडेंस एक्ट के और किसी प्रोविजन में या तो रेलेवेंट फैक्ट है या फिर वो क्या हो रहा है, वो या फिर फैक्ट इन इशू है हमारे केस का, इन दैट केस इट विल बिकम रेलेवेंट। तो आप इसको पढ़ सकते हो, दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब ए और बी ने सेपरेटली स्यू करा सी को फॉर अ लिबेल, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ यहाँ पर लिबेल है या नहीं। सो C in each case says that the matter alleged to be libelous is true। C कहता है कि ये तो true matter है, और अगर circumstances ऐसे हैं कि अगर वो true है for one person, it will be true for both। फिर भी अगर सपोज करो कि A को डिक्री मिल जाए C के अगेंस्ट फॉर डैमेजेस कि हाँ डिफेमेशन हुआ, और C उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया कि मैटर ट्रू था, बट हम कह रहे हैं कि वो इररेलेवेंट होगा फॉर द पर्पसेस ऑफ द सूट बिटवीन B एंड C, क्योंकि वहां पे वो फैक्ट इन इशू सेम नहीं गया और वो अदर प्रोविजन में रेलेवेंट भी नहीं हुआ। लेकिन अगर सपोज करो
कि ये इलस्ट्रेशन लो, इट इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द बुक बट आप समझो इसको। ए ने स्यू करा बी को फॉर स्लैंडर in saying that A had been convicted for forgery and B justified upon the ground that the alleged slander was true. A कह रहा है C को, A कह रहा है B को कि आपने मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन किया है, एंड इन डिफेमेशन वो क्या कह रहा है कि ये जो कन्विक्शन था कि A के अगेंस्ट क्या हुआ है, फोर्जरी का कन्विक्शन हो रखा है। बी कहता है कि कोई डिफेमेशन नहीं है, दिस मैटर इज ट्रू। अब इस बात को दिखाना है। अब बताओ क्या उसने फॉर्जरी करी है या नहीं करी, इज इट एन इंग्रेडिएंट। अगर हम क्रिमिनल केस करें यहाँ पर तो वेदर इट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस, क्या फैक्ट इन इशू होगा, आंसर इज यस। क्या रेलेवेंट होगा, आंसर इज यस। So the conviction of A for forgery would be a fact to be proved by B like any other fact in the case. तो उसको वो जो conviction अगर forgery का दिखाना पड़ेगा, so that is a relevant fact. अब यहाँ पर A has obtained a decree for the possession of land against B. अब A के फेवर में एक डिक्री है, he is the decree holder, कि ये बात कर दिया गया कि A के फेवर में लैंड होना चाहिए। अब जो C है वो B का सन है, सन ऑफ बी। अब उसने क्या किया, ए का मर्डर कर दिया। अब क्या ये किसी और प्रोविजन में रेलेवेंट है, आंसर इज यस। अगर हम क्रिमिनल केस करें तो ये मोटिव फॉर क्राइम दिखाएगा अंडर सेक्शन नंबर 8। सो इसलिए ये जजमेंट इतने पार्ट के लिए रेलेवेंट हो जाएगी, कितने एक्सटेंट के लिए, टू शो मोटिव, टू शो मोटिव द प्रीवियस जजमेंट विल बिकम relevant, वो relevant बन जाएगी। Now lastly we are coming to section number 44. Section number 44 is very easy. आपने बात किया 40, 41, 42 एक्सेट्रा की, तो आपने बोला कि जजमेंट्स क्या रेलेवेंट हैं, आंसर निकल कर आया कि हाँ ये रेलेवेंट तो है फॉर दीज पर्पसेस जो भी हमने बात की। लेकिन अगर सपोज करो कि जजमेंट फ्रॉड से लिया आपने, या फिर कोर्ट ही कॉम्पिटेंट नहीं थी, because a judgment to have an effect it is very important that the court it should be having the competency, या फिर कोई जजमेंट आपने कॉल्यूजन से लिया कि दो पार्टीज आपस में मिली हुई थी और फिर उन्होंने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जजमेंट ले लिया, सो इन दैट केस आपको पता है ना कि फ्रॉड इट विशिएट्स एवरी सोलेम एक्ट ऑफ द लॉ, एवरी सोलेम एक्ट। तो इसलिए फिर हम उस जजमेंट का इफेक्ट मानते ही नहीं है, फिर जो भी ये इफेक्ट्स हैं वो नलिफाई हो जाएंगे 40, 41 एंड 42 की। सो दिस इज द होल इफेक्ट ऑफ सेक्शन नंबर 40 टू 42 40 से 44 का ये पूरा अंडरस्टैंडिंग है। प्लीज रेफर दीज केसेस व्हेन यू राइट योर आंसर्स, बिकॉज अगर आप बाकी यूट्यूब वीडियोस भी देखते हो सो दे आर नॉट डिस्कसिंग द सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द जजमेंट्स एक्सेट्रा, तो आप यहाँ पे पॉइंटर्स ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड फॉर मोर sections and for more judgments. So thank you so much.